Very good afternoon, everyone. Today, this is the third session of our Career Guided series. And today we have here with us Mr. Sham Shah. First of all, I would like to welcome all the participants and the students of BA Journalism and Mass Communication program for this session. So, Mr. Sham Shah has been an eminent writer, director, actor who has been connected with film and television industry since 1980s. And he has been felicitated by Government of Gujarat with prestigious award for his very debut film. And he has dealt with wide spectrum of subjects in his career, in filmmaking and corporate ad films and documentary films, feature films, etc. And he has also been working on web series in English, Hindi, and Gujarati languages. We welcome you, sir. Thank you very much. Yeah, it's my pleasure to be here with you, and especially talking to aspirants who are interested in joining this profession. See, since a long time, I have been telling people, because we have typical trends here, that anybody who passes to 12th standard, and especially science students, they must opt for either engineering or medicine or some similar kind of branch. Purpose was not something related to moral. Everybody thinks that these are the branches which promise a very good future, fortune, fame. Unfortunately, people have failed to see that this century is going to be the century of mass communication. Is it okay if I speak in English, or I should talk in Hindi also? So it's okay, sir. अगर हिंदी में भी है तो हिंदी भी कर सकता हूँ. मतलब ये मास कम्युनिकेशन की सेंचुरी है, और ये एक सेंचुरी नहीं, आने वाली 22वीं सेंचुरी भी आप देखोगे तो मास कम्युनिकेशन डोमिनेट करेगा. और उसे बहुत सटल वे में देखा जाए, अलग अलग तरीकों से. महाभारत के काल से आप देखोगे तो मास कम्युनिकेशन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एज ए करियर पिछले 15-20 साल में और भी ऑप्शन सामने आ गए हैं, जो खास तौर पे ऐसा था कि इसमें फ्यूचर क्या है, तो यहाँ सिक्योर फ्यूचर आता है. अभी मैं जर्नलिज्म को भी इसमें ले लेता हूँ. जो जर्नलिज्म आज से 30 साल पहले जो अपॉर्चुनिटीज थी, उससे कई ज्यादा आज है. लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ में हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा या ये सोचने को कहूंगा कि आप इस ब्रांच में क्यों आना चाहते हो. क्या कभी सोचा है आपने? Why you want to become a filmmaker or a journalist? आपने कभी इस तरफ गौर किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मेरी कहानी बताऊंगा थोड़ी ब्रीफ में. कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, 3 इडियट्स. उसमें बहुत बढ़िया सी बात कही थी, रिवॉल्यूशनरी बात कही थी, जो आज के जमाने में भी हमको रिवॉल्यूशनरी लगती है. दरअसल मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो 3 इडियट्स की बात जो कही है ना, आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ दैट इडियट एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस. सबसे बड़ी बात बताओ तो मेरा जो पूरा परिवार है वो इट्स अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. मेरे ग्रैंडफादर थे, माय फादर्स फादर, ही वाज सिविल सर्जन, माय फादर वाज सिविल सर्जन. मेरे नाना जी थे, वो उस जमाने में 1930 में 1930 में उन्होंने अमेरिका जाके डॉक्टरेट किया था, और वो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे. आज जो एलएमबी की प्रोडक्ट्स आती है, जो द्राक्षासव है, जो खास तौर पे शार्कोफेरॉल
और ग्लाइकोडिन। शार्कोफेरॉल और ग्लाइकोडिन की फॉर्मूला एलेबिक में मेरे नाना जी ने इंट्रोड्यूस की थी। मेरे पिताजी भी सिविल सर्जन थे। मेरी माता जी जो थी वो 1949 में, उस जमाने में उन्होंने बीए, और उस समय बीटी था जो बाद में बीएड हो गया, और बीए विद फिलोसॉफी किया था उन्होंने। मेरी बड़ी बहन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, बहुत नामांकित गायनेकोलॉजिस्ट थे। मेरे भाई साहब थे, वो इंजीनियर थे। एंड आई वाज द ब्लैक शीप, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो पढ़ाई में अच्छा था इन जनरल। साइंस में मेरी रुचि थी, तो स्वाभाविक रूप से मैं पूरे परिवार की तरह मैंने साइंस ब्रांच सिलेक्ट की। लेकिन अंदर कुछ और था जो पनप रहा था, और वो खींच रहा था मुझे, क्योंकि मेरे पिताजी को फोटोग्राफी का शौक था, और वो फोटोग्राफी करके उस जमाने में 120 के रोल आते थे बड़े। याशिका का अगर आपको मालूम हो तो, जैसे 35 mm के आते, 120 mm के बड़े रोल आते थे, उसमें 12 फ्रेम्स होती थी। वो घर पे डेवलप और प्रिंट करते थे। तो मैं बहुत छोटा था, हार्डली 3 साल का होगा, 2.5 साल का होगा। तो डार्क रूम में उनके साथ में खड़ा रह के वो प्रोसेस में देखता। और फोटोग्राफी का जो पेपर है उस पर जब वो तस्वीर उभर के आती है, वो बहुत थ्रिलिंग लगता था। एक जो संस्कार आते हैं, दिमाग में एक बात बैठ जाती है, कोई चीज अट्रैक्ट कर जाती है बचपन में। ये हम सबके साथ होता है। होता ये है कि उस बीज को हम पनपने नहीं देते। अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि अक्सर मेरे घर में, जैसे मेरे फादर थे, वो कभी फिल्म दिखाने ले जाते थे, तो वो डायरेक्टर का नाम बता के फिल्म दिखाने ले जाते थे। ये गुरुदत्त की फिल्म है, ये विजयानंद की फिल्म है। तो वो आदत पड़ गई कि फिल्म स्टारकास्ट देख के मत देखो, डायरेक्टर कौन है वो देख के देखो। तो धीरे धीरे उस तरफ झुकाव बढ़ने लगा मेरा। बाद में काफी कुछ घटना ऐसी हुई, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट घर में करना शुरू किए कि थिएटर में से जो जो वेस्टेज काट के फेंक दिए जाते थे, वो कलेक्ट करके घर पे प्रोजेक्ट करना। उसके बाद में 10th 11th स्टैंडर्ड में आया तो ये मेरे अंदर आग बनने लगा। उस समय ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट थी पूना में, FTII। तो इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, उस समय पे कुछ ऐसे कांड हुए थे कि बाद में जब सरकार चेंज हुई तो FTII पे ताला लग गया था फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं था, और वहां पर मिनिमम 12th विद साइंस वाज रिक्वायर्ड। तो जैसे वो बंद हुआ, मेरा इंटरेस्ट चला गया 12th स्टैंडर्ड पास करने में। क्या फायदा। तो मैंने उसके बाद में कैसे भी करके जाना है, इसी में जाना है, ये जीत पकड़ ली। तो इत्तेफाकन ऐसा था कि हमारे गुजरात की एक बहुत ही बड़ी स्टार थी और बहुत बढ़िया अभिनेत्री, स्वर्गीय रीटा माधुरी। उनके जो मातुश्री थे वो भी चरित्र अभिनेत्री थी, जिन्होंने विमल रॉय के साथ काम किया था। वो खुद लिखती भी अच्छा थी, वो जर्नलिस्ट भी थी, आर्टिकल्स वगैरह भी उन्होंने बहुत लिखे थे। धर्मयुग आता था धर्मवीर भारती जी का। तो वो मेरी माँ की मित्र थी, चंद्रिमा जी। तो उन्होंने उनको बोला कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 12th में ऐसा हो गया था कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दूं और इच्छा ही नहीं हो, तो ड्रॉप लेना शुरू किया। तो मेरी उनसे मुलाकात करवाई, तो उन्होंने बोला बेटा तुम ये क्यों करना चाहते हो।
क्योंकि मुझे यही करना है और कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। ठीक है, 12th तो क्लियर करो, तुम्हारे माँ बाप इतना कह रहे हैं 12th क्लियर करो। ये पैशन ऐसा था कि 12th के एग्जामिनेशन हॉल में जाके मैं वो सप्लीमेंट्री और आंसर शीट में ब्लैंक छोड़ के निकल जाता था। फिर ये बात रीटा जी को मालूम पड़ी, तो उन्होंने मुझे बोला तू स्पॉट बॉय बनेगा, तुझे इतना ही शौक है ना फिल्म इंडस्ट्री का, स्पॉट बॉय बनेगा? बनूंगा। उस समय के दौरान चंद्रिमा जी एक फिल्म के लिए स्क्रीन प्ले लिख रही थी, वो खुद भी लिखती भी थी और डायरेक्शन भी करती थी। तो उनके साथ बैठ के मैं लिखने में उनसे सीखता था कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। एक बार उन्होंने मुझे पूछा कि कागज पेन दिया और पूछा कि तुम्हें अब तक की जो सबसे अच्छी फिल्म लगी हो कौन सी है और क्यों, क्यों वो फिल्म तुम्हें बहुत अच्छी लगी? तो मैंने लिखा, मैंने जिस फिल्म का नाम लिखा और क्यों मुझे अच्छी लगी वो डिटेल्स मैंने लिखे अपनी लैंग्वेज में। ऑफ कोर्स मैं टेक्निकली कुछ नहीं जानता। तो शाम को हमारे घर पे आई हुए और मेरी माता जी से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा यही बनने वाला है, क्योंकि इस लड़के ने ये उम्र में जिस तरह से फिल्म को एनालाइज किया है एक एक एस्पेक्ट को, वो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं, जो रेगुलर फिल्म देखते हैं वो भी नहीं कर पाते। उस समय पे गुजरात में एक यंग डायरेक्टर थे, काफी प्रॉमिसिंग थे और बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। रीटा जी उनकी फिल्म कर रही थी, वो डायरेक्टर का नाम था सुभाष जे शाह। तो शूटिंग में एक दिन मुझे बुलाया और सुभाष जी से कहा कि ये लड़का फिल्म लाइन में आना चाहता है तो इसको तुम्हारी यूनिट में स्पॉट बॉय बना सकते हो? तो सुभाष जी ने मेरी ओर देखा, चलो भी असिस्टेंट हो जाए मेरा, ऐसा कहा। आई वॉज वेरी हैप्पी। इस तरह से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी एंट्री हुई और रियल फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला कि वो क्या है। देखो कई बार ये होता है कि गलत लड़कियों को भी ये वहम होता है, संभव क्यों मुझे नहीं मालूम है। ये होता है कि जो क्लैपर बॉय होता है ना, जो क्लैप देता है, वैसे डायरेक्शन डिपार्टमेंट का होता है, वो बहुत छोटा काम है। वास्तविकता ये है कि जितने भी डायरेक्टर, राज कपूर से लेके कोई भी जो डायरेक्टर बड़े बड़े बने, वो सबने करियर की शुरुआत क्लैपर बॉय से ही की थी। केदार शर्मा साहब थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे अपने जमाने के, और राज कपूर जी उनके असिस्टेंट थे और वहां पे वो क्लैप लगाते थे। लोग ये बातें नहीं जानते और क्लैप देने वाला किस सिचुएशन में से गुजरता है वो जानना बहुत बहुत अहमियत रखता है। एक एक लाइट उसको मालूम होती है जब वो क्लैप देने जाता है, उसको क्लैप बोर्ड पे कौन सी लाइट आएगी, फोकस कैमरा कहाँ हुआ है, किस जगह पे उसको अपना क्लैप बोर्ड सेट करना है, कैसे इस पूरी उसको कहाँ से क्लैप देके किस तरफ निकलना है, मतलब फ्रेम कितनी है कैमरा की, मैग्निफिकेशन क्या है, वो उसको परफेक्टली उसमें मालूम पड़ जाता है। अगर वो शार्प है तो वहां से वो डायरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। क्यों कि एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्ट है, जब फिल्म देख के जब आते हैं ना, आमतौर पे मैंने देखा है लोग ये कहते हैं कि कैमरामैन ने एंगल बहुत अच्छा लगाया था। एंगल कैमरामैन नहीं लगाता है। अगर डोमिनेटिंग डायरेक्टर है, अगर खुद का विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करना जानता है, तो एंगल डायरेक्टर का होता है, कॉम्पोजिशन डायरेक्टर का होता है, क्योंकि शॉट की कटिंग डायरेक्टर की होती है। उसको मालूम है कि इस शॉट के बाद
इससे पहले कौन सा शॉट लगने वाला है, तो फ्लो कैसे जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप कोई फिल्म की सराहना करो, कैमरामैन की बहुत अहमियत है। हम लोग कैमरामैन को डायरेक्टर की आंख बोलते हैं, उसकी बहुत अहमियत है, लेकिन उसके बेसिक, उसके दिमाग में जो ग्राफ होता है फिल्म का, उसके हिसाब से वो एंगल सेट करता है, उसके हिसाब से वो कॉम्पोजिशंस बताता है, क्योंकि आर्टिस्टों की मूवमेंट क्या होगी वो उसी को मालूम है। दूसरी एक बात ये है कि हमारे यहाँ पत्रकारों में भी देखा है, जो फिल्म के विषय में लिखते हैं, फिल्म की आलोचना लिखते हैं, उनके विषय में भी मैं बताऊं आपको, एक बहुत अहम चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो कहीं नहीं सिखाया जाता, जो सिखाना बहुत जरूरी है। जर्नलिज्म में भी, मास कम्युनिकेशन में भी, और इन जनरल ऑडियंस को भी एजुकेट करना जरूरी है। वो है फिल्म एप्रिसिएशन। आपको फिल्म कैसे देखनी है, कैसे समझनी है, ये आज तक हमारे यहाँ इतनी सारी गलतफहमियां हुई है इसमें, कि हम कोई फिल्म पसंद करते या डिस्कार्ड करते तो हमें नहीं मालूम है कि क्यों किया हमने। ज्यादा से ज्यादा हम ये बोलते हैं डायलॉग अच्छे नहीं थे, गाने अच्छे नहीं थे, देख ऐसा नहीं होता है। एक मेरा इंटरव्यू एक बार हुआ था काफी साल पहले। एक बात होती है कमर्शियल सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा, इवन हॉलीवुड की भी। आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखो क्या है, आप मिशन इम्पॉसिबल देखो तो क्या है। हमारे यहाँ एक ग्रंथि है कि हॉलीवुड में फिल्में रियलिस्टिक बनती है। रियलिस्टिक फिल्म हो ही नहीं सकती वास्तव में, बिकॉज इट्स अ ड्रीम प्रेजेंटेड टू यू। You know, the very precise word ever used for filmmakers is the dream merchants, people who sell dreams. ये क्योंकि वही आदमी फिल्म मेकर बन सकता है जो ड्रीमिंग कर सकता है। तो मुझे पूछा गया कि वास्तविक फिल्में क्यों नहीं बनती है, वास्तविक फिल्म क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि आप पिकासो के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत महान चित्रकार थे। मैं कैसे, उनके पेंटिंग में वास्तविक क्या है। वान गोग को देखो, कोई भी आप देखो, उठा के देख लो, क्या है वास्तविक। वो नहीं, पेंटिंग समझनी पड़ती, तो इतनी बड़ी फिल्म नहीं समझनी पड़ेगी। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि फिल्म वास्तविक जो है। आप न्यूज देखो ना, वो तो अब तो न्यूज भी वास्तविक नहीं रहे, डॉक्यूमेंट्रीज भी वास्तविक नहीं रही, क्योंकि जहाँ क्रिएटिविटी आती है वहां वास्तविकता की सतह से वो क्रिएशन उठ जाता है, वो एक अलग लेवल पे पहुंचता है, जहां पर आपको वो डायरेक्टर है उसका विजन मालूम पड़ता है, उसने क्या सोचा था, वो क्या बताना चाहता है। हमारे यहाँ जो बॉलीवुड में फ्लॉज है, बहुत बड़ा फ्लॉ है, ऑडियंस ये मानता है, ये एक बात चलती है, ऑडियंस ये मानता है। ऑडियंस कुछ भी नहीं मानता है, ऑडियंस एक अच्छी फिल्म मानता है। ऑडियंस आपका ड्रीम देखने आएगा थिएटर में, ऑडियंस आप क्या दिखाना चाहते हो वो देखने के लिए आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है जो सबको समझनी चाहिए, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, लेकिन फिल्म स्वयं अपने आप में एक भाषा है। फिल्म इज अ लैंग्वेज। अगर ये बात आप नहीं समझ पाओगे तो फिल्म से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। फिल्म खुद एक कम्युनिकेशन का जरिया है। आपने जो सोचा है, आपके अंदर आपने एक सृष्टि का गठन किया, आपके अंदर एक घड़ी है, पूरी बड़ी सृष्टि, उसको आप फिल्म के माध्यम से पर्दे पे प्रस्तुत करते हो।
चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो। हालांकि दोनों के इम्पैक्ट में बहुत फर्क होता है, दोनों की मेकिंग में भी बहुत फर्क होता है, लेकिन जो भी ऑडियंस वहां बैठती है वो आपका ड्रीम देखने के लिए बैठती है। उसकी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, उसकी आपसे वही अपेक्षा है कि आप किस तरह से आपकी अनुभूति का सही ढंग से एहसास करवा सकते हैं। कई बार ऐसे फिल्म मेकर होते हैं, बोले उनकी फिल्में समझ में नहीं आती। आई विल टेल दैट एनी डैम फिल्म मेकर whose films audience cannot understand is not good with film making, चाहे वो कितने भी अवार्ड ले जाए, क्योंकि वो कम्युनिकेट करने में फेल होता है वहां पर आपको। हाँ, इसलिए सबसे अहम बात ये होती है कि आपको आपका टारगेट ऑडियंस क्या है वो पहले सोच लेना चाहिए। ये फिल्म मैं बना रहा हूं क्योंकि हम लोग अरबों लोग हैं इस पृथ्वी पर, तो हर एक के अलग अलग इंटरेस्ट है। तो आप जिस विषय को लेके बना रहे हो वो विषय आप किसको टारगेट करके बना रहे हो, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उस टारगेट ऑडियंस को ध्यान के में रख के आप फिल्म बनाओगे तो वो फिल्म अपील करेगी, वो फिल्म उनको टच करेगी। ताकि हर एक फिल्म हर एक को पसंद नहीं आने वाली है, कि हर एक का अलग अलग दृष्टिकोण जीवन के प्रति है, उसकी चॉइसेस अलग है। लेकिन फिल्म मेकिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए आपको इसका कॉमर्स भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बारे में सोचना भी पड़ता है। तो ये आपको टारगेट ऑडियंस सेट करना आना चाहिए। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो सिर्फ फिल्में ही बनती थी, तो हम लोगों के लिए ओपनिंग नहीं थे। मतलब बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करना है तो वो फिल्म के दायरे में ही रहोगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद में टीवी सीरियल का जमाना शुरू हुआ तो और ऑप्शन खुले न्यू कॉमर्स के लिए, चाहे डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरे सेक्शंस हो फिल्म मेकिंग के, और ज्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। मैं उस जनरेशन में हूँ जिसने पूरा ट्रांजिशन देखा है कि आता एक मार्क मिचेल मार्क 2 कैमरा, बहुत बड़ा, हम लोग हाथी बुलाते थे उसको 4 आदमी तो लेके उसको उठा सकते हैं। तो उसका अपना प्लेटफॉर्म होता था, ट्राइपॉड पे ऐसे नहीं रहता था जैसे अभी के कैमरा रखते हो, उसको पूरा बाकायदा उठा के रखना पड़ता था। फिर एरिफ्लेक्स के मॉडल आए, डॉक्यूमेंट्री बॉलेक्स यूज किए जाते थे। इस तरह से अलग अलग कैमरा का दौर चला, साथ में सीरियल का दौर चला। पहले यूमेटिक लो बैंड आया, यूमेटिक हाई बैंड आया, फिर बेटा कैम आया, डिजी बेटा आया, ग्रेजुअली डिजिटल पे पूरा चला गया, एचडी फॉर्मेट आया, तो वाइड स्क्रीन सबके लिए हो गया। अभी डिजिटल फॉर्मेट में भी काफी एडवांसमेंट हो गए, एडिटिंग बहुत आसान हो गई। हम लोग फिल्म पे एडिट करते थे तो बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता था, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन इन सारी चीजों में अगर आपको थोड़ा सा भी फिजिक्स का नॉलेज है, लाइट एंड साउंड का नॉलेज है, आपको रिफ्लेक्शन का नॉलेज है, तो बहुत काम में आएगा। क्योंकि एक सेकंड में अगर आप कोई भी इमेज देखते हो तो सेकंड के 16वें भाग तक, हिस्से तक वो आपके ब्रेन में स्टोर होती है। फिल्म का मूल सिद्धांत क्या है? मोशन पिक्चर का, मूविंग पिक्चर का। जब सक्सेशन में फ्रेम दिखाई जाती है तो एक सेकंड में 16 से ज्यादा फ्रेम जब गुजरती है तो आपके दिमाग में जो पहली फ्रेम की असर हुई है, वेरी फर्स्ट फ्रेम, वो अभी निकले उससे पहले दूसरी फ्रेम आ जाती है, वो निकले उसके पहले तीसरी आ जाती है। इसलिए आपको वो एक एक फ्रेम जो एक एक पिक्चर है वो आपको मूविंग पिक्चर लगता है। इट्स एन इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। जैसे अलग अलग गेम्स अभी देखते हैं, लेकिन फिल्म इटसेल्फ इज ऑप्टिकल इल्यूजन, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फिजिक्स। ये
बहुत सारी चीजें, लेंस के बारे में जानना, फिर लाइटिंग के लिए भी फिजिक्स आपके काम में आएगा, ऑडियो के लिए भी काम में आएगा। जैसे हम लोग फिल्म जो पहले करते थे, जो सेल्यूलोइड की बात थी, उसमें इमल्जन आता था, सिल्वर कोटिंग आता था, तो केमिस्ट्री आती थी उसमें, फिर जिसका प्रोसेस जो होता था डेवलपिंग का, प्रिंटिंग, पूरा केमिस्ट्री का जॉब है वो। फिर स्पेशल इफेक्ट जो करते थे, तो फिल्म का स्पेशल इफेक्ट, जैसे भी आप ग्रीन स्क्रीन करके क्रोमा करते हो, तो वो प्रोसेस फिल्म में इतना लंबा और इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस जमाने में जिन्होंने किए ना, उनको हम लोग आज भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कैसे ये काम किए। हमारे यहाँ देखो, एक एक जैसे अभी अक्सर बात चलती है कि आजकल हमारे देश के विषय में लेके कि भाई हमारे अंदर एक लघुता ग्रंथि पैदा कर दी गई है, वो हर जगह पे दिखती है। 80s में सुपरमैन की फिल्म आई, बहुत तालियां बजी, सुपरमैन को कैसे उड़ाया, कैसे उड़ाया। अरे यहाँ हिंदुस्तान में हनुमान जी 1930 से उड़ रहे हैं और सेम टेक्निक है, कोई फर्क नहीं है। जो जिस तरह से 80s में सुपरमैन को, अभी तो काफी, अभी टेक्निक पूरी चेंज हो गई, तो उस तरह उस जब समय, उस जमाने में जो थी, वो वही थी जो हनुमान जी को हम उड़ाते थे। आज भी जो हो रहा है उसका मूलभूत जो सिद्धांत है वो वही है जो फिल्म के अंदर यूज होता था। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त आप जिस दौर में हो, मैं बड़ी बड़ी बातें, फिल्म की फिलोसॉफी, फिल्म के बारे में बहुत कुछ बोलूं, उससे बेहतर है कि आप बेसिक्स जानो, बेसिक्स समझो, और संघर्ष क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। कि मैंने, जैसे सबके साथ होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले उस जमाने में, अभी तो आपके पास काफी एक्सपोजर है, ज्यादातर क्या होता था कि फिल्म लाइन में जाना है मतलब एक्टर बनना है, तो मुझे भी था। फिर मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, बहुत ही फेमस, जो जिसको बोलते हैं स्टार ट्रेनर, आशा चंद्रार से। मैं, चंकी पांडे, नागार्जुन, हम लोग बैचमेट थे। सलमान हमारे बाद की बैच में थे, लेकिन डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर चुका था। तो मेरी समझ में एक बात आई, क्योंकि मैं टेक्निकल बातें जानता हूँ, एक्टिंग मेरे लिए आसान हो गई है। देखो अब क्या होता है कि एक बात है, there are two concepts which we should understand. क्या कोई भी एक्टर बन सकता है? मैं कहूंगा हाँ बन सकता है। क्यों, वो भी बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात यह आती है कि फिल्म में काम करने के लिए एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना क्या जरूरी है? तो मैं कहूंगा वो भी जरूरी है। क्यों बताऊं? हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति है, जो भी आम आदमी भी है, वो एक्टिंग करता ही है। आप जब बच्चे होते हो तो घर में जब खिलौनों से खेलते हो, चाहे आपके डॉल हाउस में खेलते हो, डॉल को लेके खेलते हो, या टॉय गन लेके खेलते हो, लेकिन उस समय जो आप प्रिटेंड करते हो वो आपकी नजर में, आपके परफॉर्मेंस में वो रियलिस्टिक है, आप एक्टिंग कर रहे हो। उस टाइम पे आप पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ जो भी आप करना चाहते हो एनेक्ट करते हो। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में बचपन में एक्टिंग कर चुका है, खुल के कर चुका है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है सबके बीच में ऐसा मत बोलो, ऐसे जोर से मत हंसो, ये मत करो। बैरियर्स डाले जाते हैं, अलग अलग बैरियर्स डाले जाते हैं हम लोगों के ऊपर। फिर ये हमारे अंदर ग्रंथि कर जाती है, हमारे अंदर एक ग्रंथि कर जाती है। फिर जब अगर कभी बात में हुआ मुझे एक्टर बनना है, तो ये मन में बैठा हुआ है कि यदि मैंने ऐसा किया तो कैसा लगेगा, ये किया तो वो लगेगा। तो हम ज्यादातर लोग वो बैरियर तोड़ नहीं पाते। तो एनीबॉडी कैन बी एन एक्टर, लेकिन जब आप अच्छे एक्टिंग स्कूल में जाओगे तो वहां पर आपको ये बैरियर तोड़ना सिखाया जाए। नंबर 1, ये बैरियर कैसे तोड़ते हैं। नंबर 2, जहां फिल्म की एक्टिंग की बात आती है, तो फिल्म की एक्टिंग में
आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है। फिल्म की एक्टिंग में आपको आपकी फेस लाइट का भी ध्यान रखना है कि आपके फेस पर कहाँ से लाइट आ रही है। आपके साथ वाला कैरेक्टर है, उसकी की लाइट कहाँ से है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद में आपको जैसे चलने के लिए मार्किंग दिए जाते हैं कि डायलॉग बोलते बोलते आप इतने कदम चल के ये मार्क पे रुकोगे। अभी वो मार्क की और आपको नजर नहीं डालनी है, एक बार मार्क देख लिया, मन में बिठा लेना है और चल के वहां जाना है। ऑल द वे थ्रू आउट योर वॉक यू हैव टू मेंटेन योर फेस लाइट। तो ये काम कैसे करोगे, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक दूसरा मिसकॉन्सेप्ट है कि स्टेज का जो एक्टर होता है वो आसानी से फिल्म का एक्टर बन जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े फर्क है दोनों में। देखो, सबसे पहली बात, मैं थिएटर नीचा है और ये बड़ा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बेसिक टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूँ। थिएटर का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बड़ी चीज होती है। थिएटर में भी जो परफॉर्म करते हैं, ड्रामा में जो परफॉर्म करते हैं, उनके एफर्ट्स भी काबिले तारीफ है। लेकिन जब आप फिल्म की बात आती है तो बेसिक आप डिफरेंस समझ लीजिए। आप अगर फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हो तो आपका क्लोजअप भी हो सकता है। आप डायलॉग बोलते हो तो दूसरे किसी का क्लोजअप भी हो सकता है। आपके हाथ का भी क्लोजअप हो सकता है, ये आपका लॉन्ग शॉट हो सकता है, पूरे दिख रहे हो, ये भी हो सकता है। थिएटर में आप पूरे दिखने वाले हो, तो आपका जो पूरा अभिनय है वो आंख से ज्यादा पूरे बॉडी में आएगा जब आप थिएटर के लिए काम करते हो। दूसरी बात, थिएटर में आपका ऑडियंस आपकी एक तरफ है, एक ही साइड पे है। तो आपको मालूम है मुझे ऑडियंस फेस करना है तो मुझे इस तरफ घूमना है। मैं यूं खड़ा रहूंगा या रहूंगी तो मेरा प्रोफाइल जाएगा, ये आप जानते हो थिएटर में, क्योंकि ऑडियंस फिक्स है, एक जगह पे है। लेकिन जब आप फिल्म के अंदर काम करते हो या सीरियल में काम करते हो तो कैमरा ऑडियंस है। कैमरा ऑडियंस की आंख बन जाता है, तो कैमरा जहां भी घूमता है ऑडियंस उसके साथ घूम रही है। आप समझे मेरी बात, कि जहां जहां कैमरा जाएगा ऑडियंस उस तरफ से आपको देखेगी। और आपको ये चीज मेंटेन करनी है, आपको ये समझ के चलना है कि मैं उतनी ही मूवमेंट करूंगा या करूंगी जो ऑडियंस मुझे डायरेक्टर किस तरफ से ला रहा है, मेरी किस तरफ, और मुझे इसीलिए आपको डायरेक्टर को सरेंडर करना पड़ेगा। आप जितना एक्सटेम्पो थिएटर में कर सकते हो, फिल्म में नहीं कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल कुछ शॉट्स में डायरेक्टर बोले यहाँ आपको छूट देता हूँ, लेकिन फाइनल मूवमेंट तो मुझे यही इसी जगह पे, इसी स्पॉट पे आखिर में आपको आना पड़ेगा, ये बोल देगा वो आपको। थिएटर में आपको खुली छूट हो जाती है क्योंकि पूरा स्टेज आपके पास है। आप अगर दो अच्छे आर्टिस्ट है तो वो लोग कुछ भी अपने हिसाब से करके उसको और जमा के वो लोग वापस मूड स्ट्रीम में आ सकते, फिल्म में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो फिल्म में होती है, थिएटर में जब आप चालू करते हो, कोई भी ड्रामा शुरू होता है तो सबसे पहले जो लाइन बोली जाती है वो थिएटर का जो स्क्रिप्ट है उसकी सबसे पहली लाइन है। सबसे आखिरी लाइन जो बोली जाएगी वो स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन है। जो भी होगा वो उसके स्क्रिप्ट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होगा, ये थिएटर है। लेकिन जब आप फिल्म के लिए काम कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा वो डायरेक्टर को मालूम है। तो आपके शूटिंग के पहले दिन आपका 10वां सीन भी शूट हो सकता है, तो आगे के 9 सीन में आप क्या करने वाले हो आपको भी नहीं मालूम है शायद उस टाइम पे। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है, समझ, वो बिल्टअप देना पड़ता है, वो मन में सोचना पड़ता है कि मैं ये कैरेक्टर ऐसे बिल्ड करूंगा, देन यू कम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फिर वो शॉर्ट बीच में से लिए जाते हैं। एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ बिफोर गोइंग फॉर एनी क्वेश्चन आंसर सेशन। एज आई अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन मिसकॉन्सेप्ट्स आई जस्ट वांट टू क्लियर आउट। तो ये क्या होता है, जो जो
अभिनय है उसकी एक अपनी खासियत है, इसलिए आपको आपके पास हर एक के पास अभिनय की क्षमता है, लेकिन उसको एक पॉलिशिंग फिनिशिंग की जरूरत है। उसको आपको फिनिशिंग देना है और कुछ टेक्निकल बातें सीखनी है। दूसरी एक बात है जो खास कहूंगा, जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, कि सबसे पहले स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देना शुरू करो, स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करो। देखिए अभी जो नई जनरेशन है वो किताबें नहीं पढ़ती है, नई जनरेशन किताब पढ़ के विजुअलाइज करना नहीं जानती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा रीडिंग बढ़ाओ अपने, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्वेश्चन आंसर में ले लूंगा। चलो Okay. Raj, please go ahead and ask your question. Yes. Yes. Am I audible? Yeah, please go ahead, sir. Yeah. Yes. Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Sir, my first question is, as you are a web series maker and you make the films and everything, so my first question is related to web series and this Netflix and Amazon Prime and all that. तो अब का जो जनरेशन है वो फुल नेटफ्लिक्स में आने वाला है, अमेजोन प्राइम में डिजिटलाइज होने वाला है, थिएटर का ट्रेंड जाने वाला है, वो सब पता है मुझे। पर You're wrong. You're wrong. You're absolutely yeah. wrong. Yes, because I tell you कि 1980s में जब वीडियो आया था ना, तो एक डर पैदा हुआ था कि थिएटर में फिल्में नहीं देखी जाएंगी, इसलिए कि लोग वीसीआर हायर करके घर पे फिल्में देखते थे। कलर टीवी आ गया था, तो सबको लगा अब थिएटर का टाइम खत्म हो गया। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि आप समझ लेना। आपको मालूम हो तो एक अमिताभ बच्चन का गाना है, उसमें भी आता है, जो वो डोंट वरी बी हैप्पी। टीवी वीडियो बहुत हुआ, सबके सर में दर्द हुआ। इट वॉज टू काउंटर दिस इफेक्ट। इतना भय पैदा हो गया था कि लोग थिएटर में नहीं जाएंगे, लेकिन आज भी लोग थिएटर में जाते हैं, बिकॉज थिएटर इज एन एक्सपीरियंस जो आप घर में कभी वो एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। आप अभी ये सोच रहे हो कि आप मोबाइल पे फिल्म देखते हो, नेटफ्लिक्स पे फिल्म ऐसे ही देख लेते हो, लैपटॉप पे या मे बी डेस्कटॉप के बड़े स्क्रीन पे या प्रोजेक्शन करके, लेकिन आप थिएटर में जाते हो, इट इज एक्सपेंसिव, नो डाउट। अभी का जो थिएटर का माहौल है एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आपको जो एक्सपीरियंस देता है वो आपको घर पे नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली क्योंकि वो एक फोकस के साथ आप देखते हो, आप उसी काम के लिए गए हो, उसी चीज के लिए गए हो, तो नेवर थिंक कि थिएटर बंद होने वाला है। ये थिएटर हो सकता है अप्स एंड डाउन्स है, ये हो सकता है, लेकिन आप ये भी समझ लो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कांस्टेंट इनोवेशन में लगी रहती है। आप सराउंड साउंड लेके आओगे तो और इफेक्ट्स ऐसे लगेगा जो आपको थिएटर में ही मिलेंगे, जो आपको नेटफ्लिक्स नहीं दे पाएगा, वो आउटपुट नहीं होगा। देखो ये ऐसा है कि ये इंडस्ट्री के साथ, जैसे पहले मैंने फिजिक्स की बात की, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। और इसमें हमारे यहाँ की इंडस्ट्री में जो हॉलीवुड का जो सबसे बड़ा फर्क था अब तक का, वो ये था कि फ्रॉम द बिगिनिंग हॉलीवुड में कॉर्पोरेट कंपनीज आ गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिल्म मेकिंग का जो था वो कॉर्पोरेट ड्राइव पे था, इसीलिए वहां पे इंडिपेंडेंट वर्ड आया, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। Whereas in India, almost till 80s, there are only independent filmmakers. चाहे आरके भी लोग प्रोडक्शन था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे था, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी यशराज है तो कॉर्पोरेट है, बीआर फिल्म्स कॉर्पोरेट है, अभी तो दूसरे बहुत सारे आ गए, रिलायंस भी आ गया, जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट लोग आ गए, और वो ग्रेजुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला लगा है। तो वो लोग भी ये सोचेंगे कि कैसे भी करके थिएटर में तो लाना ही है, तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक अनुभव है। जिसने थिएटर में फिल्में देखी है वो व्यक्ति, हो सकता है शुरू में चलो ये तो फ्री में हो जाता है, चलो फ्री में हो जाता है, आप 1 साल 2 साल करोगे ये चीज,
फिर आपको लगेगा नहीं वो थिएटर में बात कुछ और थी, क्योंकि ये मिसकॉन्सेप्ट Definitely. कई जगह पे हो रहा है, नहीं मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि Yes. मैं Yes. वो जनरेशन में हूँ जब हमने 80s में ये सोचा था कि थिएटर चले जाएंगे, लेकिन नहीं गए। हम्म। यस यस, दरअसल बात ये है कि कुछ फिल्म्स जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है या अमेजोन फिल्म में आ रही है, तो वहाँ पे जो फिल्म्स आ रही है, जैसे कि मैंने रिसेंटली देखी थी वोडका डायरी, जो के मेनन जो जिसमें थे, वो बहुत अच्छी, और डायरेक्शन मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा था। हमारे बॉलीवुड जो कमर्शियल मूवीज बनती है उनसे बहुत ज्यादा अच्छा था, फिर भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं आई। मतलब जिस तरह दबंग 3 की प्रमोशन कर रहे हैं, वैसे इस फिल्म की, जो एक्चुअली हमारे बॉलीवुड को एक गियर अप कर सकता है, पर नहीं किया। तो इतना प्रोफेशनल होने के बावजूद भी लोग ऐसी मूवीज को क्यों चांस नहीं दे रहे, और क्या हो रहा है, वो स्पेशली मुझे पूछना था। देखो इसकी रियलिटी बताऊं मैं, बॉलीवुड की रियलिटी ये है, ये अभी और थोड़ा वक्त ये रहेगा, बाद में जैसे बोला जैसे कॉर्पोरेट होता जाएगा ज्यादा, उस बाद में ये चीज भी चली जाएगी, जो अभी आज हो रहा है। हम्म आज जो हो रहा है वो वर्चस्व जो है वो ऐसे लोगों का है जिनको फिल्म मेकिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। नंबर वन, मैं प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। आप ये भी मार्क करोगे, जैसे सुभाष घाई साहब थे या जो दूसरे डायरेक्टर्स उस एरा के हैं, वो ग्रेजुअली पीछे चले गए, फिल्में नहीं बनाते, क्योंकि अभी का जो माहौल है वो बिगड़ चुका है। उसका पूरा कॉमर्स ऐसे लोगों के हाथ में गया है जिसको आप एंटी नेशनल बोल सकते हो। तो यहाँ जो फिल्म की मार्केटिंग होती है, जैसे दबंग की बात होगी, दबंग की मार्केटिंग होगी, दबंग की मार्केटिंग होगी, पीके की मार्केटिंग होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? पीके की मार्केटिंग होगी, दबंग की मार्केटिंग होगी। एक जमाने में जिसकी हर फिल्म सिल्वर जुबली जार में, कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं अच्छी फिल्में बुरी फिल्में करके नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियली हिट फिल्म की बात कर रहा हूँ। एक जमाने में जिसकी सारी फिल्में सुपरहिट हो जाती थी, अचानक वो गोविंदा गायब हो जाता है, आपको देखने को नहीं मिलता। यस एग्जैक्टली। क्या होता है? वो जो पूरे ग्रुप थे, जो अगर ऋतिक रोशन को लेके उसके पिताजी फिल्म नहीं बनाएंगे तो ऋतिक रोशन नहीं चलेगा। और आपने जिनकी बात कही उन्होंने एब्सोल्यूट फ्लॉप फिल्में दी है, जिनको ऑन पेपर हिट बताया गया है। ये ऐसी हस्तियां हैं जिनको चढ़ाया गया है, बिठाया गया है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। वोडका डायरी मुझे भी बहुत पसंद आई थी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मुझे भी यही प्रश्न आया था कि ये वोडका डायरी जो बनाई, वो कॉन्सेप्ट से लेके वो पूरा जो प्रेजेंटेशन था वो इतना बढ़िया था कि ये हिंदी सिनेमा को एक नया एंगल दे रहा था। उसको मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हॉलीवुड जैसा था, ऑन इट्स ओन वो बहुत अच्छा था। जैसे भी आप देखोगे, देखिए अलग टाइप की फिल्म देखोगे, जैसे गुमनामी है, सुभाष चंद्र बोस की लाइफ पे जो बनी है, बायोपिक है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत बढ़िया है। आपको मतलब रियलिटी भी है, थ्रिल भी है, सब कुछ है और अच्छा लगता है, लेकिन वो थिएटर तक नहीं पहुंची। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में कहां से पैसा आ रहा है, कौन उसे चला रहा है, ये पूरा मामला बॉलीवुड का अभी गड़बड़ में पड़ा है। इसलिए आज आप अगर 20-22 साल के हैंडसम लड़के हो तो आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां 55 साल का आदमी डांस कर रहा है। आप समझ रहे? यस यस। और कैसे कर रहा है वो कोई नहीं सोचता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसमें थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। कि मैं एक पॉजिटिव चीज ये देख रहा हूँ, जैसे हीरोज है या यूनिवर्सल स्टूडियो यहाँ पर जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, रिलायंस हो रहा है, अगर ये कॉर्पोरेट जायंट्स यहाँ पर आएंगे ना, तो वो टैलेंट को ही उठाए।
तो आपका उनको सिर्फ बिजनेस करना है और फेयर बिजनेस करना है. You have to prove yourself and you make films. तब ये जो सिस्टम अभी चला है ना वो चला जाएगा, क्योंकि आज का जो परिस्थिति एट प्रेजेंट में देख रहा हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है, एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन फ्यूचर है इसका. प्लस आपके पास, आपकी जनरेशन के पास नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, काफी आपके पास दूसरे चैनल्स है अभी. लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा और कुछ सीरियलों का जो माहौल है, इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग फॉर अ क्रिएटिव पर्सन. इसलिए आपको जो कॉमेडी भी दिखेगी बहुत वाहियात दिखेगी, एक ही डर्रे पे दिखेगी. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई एक्टर का परिवार डोमिनेट कर रहा है. नोबडी फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, आप समझ लो. मैंने अभी मैडम को बोला सुशांत के बाद जो क्वेश्चन मैं फेस कर रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत डीपली इसमें जा चुका हूँ. मैं मेरे एक्सपीरियंस में मैं फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी जुड़ा रहा हूँ. क्योंकि मतलब जब पुराने तरीके थे डिस्ट्रीब्यूशन के, नए आए, अभी के जैसे आए, थिएटर की चेंज से लेके सारी चीजें कैसे होती है, पैसा कैसे रोल होता है. होता था ब्लैक मनी आता था, लेकिन वो बिजनेसमैन का आता था. अभी प्रैक्टिकली क्राइम आ गया है. तो आर यू पपेट, देन यू आर वेलकम. आप कितने यूजफुल हो तो आपको काम मिलेगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर. अगर आपका दिमाग है तो नहीं चलोगे. ये पर्टिकुलर ग्रुप्स ये है अभी, लेकिन वो लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी तकलीफ हो रही है नेटफ्लिक्स के आने से, अमेजोन प्राइम के आने से. इनको तकलीफें हो रही है. और अभी वो लोग और टूटेंगे ये कोविड की वजह से. जैसे बोलते हैं ना कि कई बार विपत्ति भी आती है तो कुछ बदलाव आता है. तो ऐसा हम लोग जैसे सनातन धर्म में बोलते हैं कि ये एक साइकिल होता है, सर्जन और विसर्जन का. तो ये इंडस्ट्री को भी अभी ऐसा है. अभी काफी टाइम तक फिल्में नहीं बनने वाली, थिएटर नहीं चलने वाले हैं. जिन लोगों ने, ये जो ग्रुप्स है जिनके बहुत बड़े पैसे लगे हुए हैं, उनको यहाँ से हटना ही पड़ेगा. ताकि अभी जो हो रहा है उसमें सस्टेन कौन करेगा? बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस. उनके दूसरे 100 धंधे हैं. उस वक्त आप जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ओपनिंग आएगा. जब आपको इन रियलिटी यू विल गेट समथिंग, कि आपके पास टैलेंट है तो जाके बस रखो उसके सामने. मे भी 4 आपकी परीक्षाएं लेंगे, आपसे काम करवाएंगे, लेकिन आपको इज्जत मिलेगी, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आज नहीं मिल रहा. और ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ है, ये सिलसिला 1990 से शुरू हुआ है. जब मैं बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे मैंने देखा था, बॉम्बे मैंने छोड़ दिया, मैंने काफी कुछ चीजें मैंने देखी. तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ. और आज वो पीक पे है. पिछले 10 साल में तो बहुत ज्यादा हो गया है. अब वो डाउन जाएगा. तो आप लोग यंग हैं, अगर 20-22 साल के, आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है. यस सर. मतलब उसी टोन में मैं बोल रहा हूँ कि इज दिस not only about it's also about our public interest, like उन लोग को, पब्लिक को कुछ कमर्शियल मसाला टाइप हर बार चाहिए होता है. लाइक प्रीवियसली दिस फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फरहान अख्तर फिल्म, वो इतनी सक्सेस नहीं हुई थी. जबकि उसका जो कंसेप्ट था वो टोटली डिफरेंट और एक अच्छा सा डायरेक्शन था. और फिर भी उसको इतना अप्रोच नहीं मिला जितना तब के टाइम में आमिर खान की फिल्म्स और सैफ अली खान की फिल्म को मिलता है. तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है. पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पहले पब्लिक को दोष दे सकते थे. मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है इसमें. पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा है कि जो आज की पब्लिक है, आज की पब्लिक, आप समाज के किसी भी स्टार्टअप की वो देख लो आप, उनका एक्सपोजर नेटफ्लिक्स से भी है, अमेजोन वर्ल्ड से भी है, वो इंग्लिश मूवीज भी देखते हैं, बराबर है.
तो उसका ब्लेम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही होती है कि उनके तक पहुंचाना। अब हमारे यहाँ पहले ये था, टीवी पे प्रोमो आते थे, अखबारों में एड छपते थे, मैगजीन्स में आर्टिकल आते थे, तो हम लोग पढ़ के वो सिनेमा के बारे में कोई ओपिनियन बनाते थे। अभी इतनी सारी चीजें शुरू हो गई है, अभी ढेर सारी चैनल्स, ढेर सारी सीरियल, उसके भी प्रोमो चलते, ये भी चलता है। तो प्रोमो का असर आपके दिमाग में जब तक वो एक हद तक हैमर नहीं होगा, आप वो प्रोमो का असर नहीं समझ पाओगे। तो उस समय पे क्या होगा कि इस प्रकार की जो फिल्में आपने बताई, ऐसी फिल्में हैं, उनको प्रमोट कौन कर रहा है? अगर वो प्रमोट करने वाला ही नहीं चाहता है कि ये हिट हो, तो आप क्या करोगे? आपको मैं क्योंकि देखो, पीकू हिट हुई, पीकू फिल्म थी, यस यस, तो हिट हुई ना। हाँ, उसमें कौन सा मसाला था? लेकिन वो हिट हुई। मैंने पहले ही बोला, पब्लिक आपका ड्रीम देखने आती है। पब्लिक को ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे यही चाहिए। वो मसाला भी क्या, वो मतलब हलवाई की दुकान भी चलती है, आमलेट की लारी भी चलती है, और फरसान भी चलता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो प्रमोशन है, उसका पूरा प्रेजेंटेशन है, अभी का पूरा जो माहौल है वो इस प्रकार से बन गया है, इस प्रकार से सिस्टम बना दिया गया है कि जिस एक ऐसे, जैसे बोलते हैं कि एक ग्रुप चाहता है कि यही फिल्म चलानी है, ये फिल्म में लॉस करना है, ये फिल्म में ऐसा करना है। उस हिसाब से कार्यक्रम होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी सही में बताऊं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का जो माहौल फिल्म इंडस्ट्री का है, कभी पॉलिटिकल मुद्दे, कभी एक आध दो फिल्म को टच हो सकते हैं, वरना ज्यादातर अभी की जो लास्ट कुछ सालों से जो गवर्नमेंट हमारी आई है 90s से, वो फिल्म इंडस्ट्री में इतना दखल नहीं देती है। अभी लेकिन हो गया है, वो दूसरी चीजें हो गई है। हाँ, सेंसर बोर्ड की समस्या बहुत ही ज्यादा थी, हम सबने भुगती है सेंसर बोर्ड के साथ। मतलब सब कुछ करने के बाद यही प्रार्थना रहती थी कि ये बिगाड़ नहीं दे, और लड़ना है। ये तो नक्की बात है, जो भी फिल्म मेकर अंदर इन्वॉल्व होकर फिल्म बनाता है ना, वो लड़ना चाहेगा सेंसर बोर्ड से। उसको पहले से साइकोलॉजिकली सेट होगा क्या हो रहा है, उसको मालूम है। सबके साथ होता था, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे, वो एक अच्छी साइन है। ओके, थैंक यू सर। Hello. Hello. Yeah. Do we have any other questions? Dinesh sir? Ma'am, in the chat box also there is no question now. Okay. So you can conclude from your side if Okay. Yeah. 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 Yes, sir. Yeah, Bhargav sir. Continue. Hello. Over now? Yeah. Hello. Yeah. Hello, Yes, Shyam sir. sir. This is Bhargav. Yeah. An interesting journey that you shared. I would want you to help us, the students aspiring, three most critical skills that or understanding they need to get to become a filmmaker. Like one, you already said, he has to be a dreamer. Yeah. Right. He can only, you're selling dreams. You're not like that. आप जो ये हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं वो आर लुकिंग एज, आप जो बताना चाहेंगे फ्रॉम द काइंड ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस दैट यू हैव, इट विल बी ऑफ हेल्प टू देम टू लुक फॉरवर्ड टू कैरियर एज अ फिल्म मेकर. See, one thing, yes, I remember something from your last webinar with this Mr. Bajrange. हाँ, Mr. Bajrange. हाँ, किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। मैं खुद राइटर हूँ, इसलिए उसमें कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ। उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छा दिया था, नो डाउट अबाउट इट, इज अ वेरी गुड फिल्म मेकर। लेकिन एक प्रश्न था कि लिखते लिखते ब्लॉक आ जाता है। ये जो बात है ना,
मैं इसलिए वो स्टूडेंट अभी है या नहीं मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर, कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ उनसे, आप पता नहीं, ये राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं इसको। और कभी ना कभी ज्यादातर राइटर्स इसमें से गुजरते हैं, मैं भी गुजर चुका हूँ। और ये ब्लॉग कभी कभी बहुत लंबा होता है कि आप लिख नहीं पाते। अगर आपको 2 दिन आइडिया नहीं है तो उसको मैं ब्लॉक नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लिख ही नहीं पाते हो। यू नो एवरीथिंग, यू हैव द सब्जेक्ट इन योर माइंड, एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, बट यू आर नॉट एबल टू पुट इट ऑन पेपर। इसको राइटर ब्लॉक बोलते हैं। आई माई सेल्फ हैज पास थ्रू दिस फॉर 5 years। 5 साल तक मैं लिख नहीं पाता। एक आ जाता है ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि थॉट्स नहीं आते। मैंने फिल्में बनाई, डायरेक्ट की, सब कुछ किया, लेकिन मैं खुद लिख नहीं पाता। मैं किसी राइटर को बोल सकता हूँ तुम ऐसा ऐसा कहानी को ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो अटक जाता। इट हैपेंस। The best way is that just forget about it, keep working, move away from everything, go for a drive, go for a vacation, सारी चीजें भूल जाओ। मेरे से नहीं लिखा जाता है वो भी भूल जाओ। और जैसे आप ट्रेवल करोगे, आप जैसे ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो या कार से कर रहे हो या बस से कर रहे हो, तो खिड़की में से बाहर देखोगे ना तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। या किसी ऐसी जगह पे जाके आप रहते हो जहाँ पैदल चल के घूमना होता है, जैसे महाबलेश्वर चले गए या सापुतारा चले गए, कहीं भी ऐसी जगह पे चले गए हिल स्टेशन पे, धीरे धीरे वो चीज वापस आ जाती है। या अपने करीब की किसी, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ। सेकेंडली, जो व्यक्ति जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जो व्यक्ति मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है, जो व्यक्ति फिल्म मेकर बनना चाहता है, उसको एक बात समझनी पड़ेगी कि वो अब तक का उसका जो फ्रेंड सर्कल था उससे उसे अलग होना है, क्योंकि वो लोग उसको हमेशा ब्लॉक करेंगे, क्योंकि वो लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। ये बहुत अहम है। मैं दोस्ती तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इफ यू वांट टू ग्रो, मेक योर न्यू सर्कल विद अ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। इफ पॉसिबल, मीट योर सीनियर्स। आपके सीनियर है उसके पास जाके, कभी कोई प्रोफेशनल है, फिल्म मेकर है, राइटर है, उसके साथ इंटरेक्ट करो, और जितना हो सके फिजिकली सामने बैठ के बात करो किसी भी। सबसे अहम चीज पत्रकार के लिए भी, फिल्म मेकर के लिए भी, लेखक के लिए भी सबसे अहम चीज है इंटरेक्शन। जो आज में जो मैडम, सॉरी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, क्योंकि क्या है, when I see these kids, I face lot of kicks from society, you know। जो जिस जमाने में आज आप लोग यहाँ पर हो, मैं जब आया वहां पर तो मैंने बोला भी था रवि सर को, भार्गव सर को, कि I consider they are lucky to have an institute like this here. We didn't have this chance, at least to put our first step. अभी है, और आप लोग हम लोगों को बुला रहे हो, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हो। आप जिस तरह का रिश्ता आप हमसे बना रहे हो, तो हम आपके स्टूडेंट से भी ऐसे ही रिश्ता बनाएंगे। हमें कोई गाइड नहीं करता था, तो हमें झेलना पड़ रहा था। इनफैक्ट अभी क्या है, हमारे सिटी में हमने झेला है। फ्रैंकली बताओ कि दोस्त लोग क्या क्या बोलते थे, तो राज कपूर बनने निकला है, अमिताभ बच्चन बनने निकला है, आप समझ रहे हो। और ये चीजें होगी, आज भी होगी। अगर आप उसी सर्कल में जाने जाओगे तो वो आपको वही समझेगा जो आपके साथ, आपका दोस्त, आपकी दोस्त आपके साथ जो नर्सरी से साथ में थी, वो आपको वही लड़की या लड़के के रूप में देखी जो नर्सरी में साथ में थी। तो आपकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी क्रिएटिव व्यक्ति है, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे राइटर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, उसको सबसे पहले तो विद्रोही होना पड़ेगा। वो अंदर से विद्रोह करना पड़ेगा कि मुझे ये जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है, मुझे कुछ अलग से करना है। तो ये बहुत अहम चीज है
कि आप अपने आप को थोड़ा सा रूटीन से अलग करके डेवलप करो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने ड्रीम मर्चेंट की बात की कि हम लोग वी ड्रीम समथिंग एंड देन सेल इट, वी क्रिएट आवर ड्रीम, ब्रिंग इट टू लाइफ। अभी सबसे बड़ी फिलोसॉफी जो शो बिजनेस की है, which keeps us going all the time। आपको बताऊं मैं, आपको हमारे जो पुराने लोग, पुराने भी तो मैं भी पुराना होने लगा हूँ लेकिन जो हमारे जो बहुत पुराने लोग थे जो आज 80 साल के हैं या 75 प्लस हैं, आप उनसे मिलोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि आदमी बुढ़ा हो चुका है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर आज भी वो जज्बा है, वो जोश है। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और मेरे कैमरामैन थे श्यामराव शिंकोस्कर जी, जो नगीना में थे, श्रीदेवी वाली, जो हरमेश मल्होत्रा जी जो डायरेक्टर थे उनके साथ हमेशा काम करते थे। और जब वो मेरे साथ काम करना है तो मैं मेरे 30s में था और श्यामराव जी की उम्र 70 प्लस थी। तो हम लोग आउटडोर में शूटिंग कर रहे थे और अचानक आउटडोर लोकेशन पे मैंने राउंड ट्रॉली लगाई थी और हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीक्वेंस था। तो श्यामराव जी मुझे बोल रहे कैमरा का मूवमेंट कुछ ऐसा करे ट्रॉली के साथ साथ वो भी जाता है। तो मैंने बोला कि क्रेन नहीं है जो अभी जो जो फोल्डिंग क्रेन जो ट्रॉली के साथ जुड़ती है वो मंगवानी पड़ेगी, देन वी कैन नॉट शूट इट टुडे। तो हंसने लगे। वो मुझे बोलते हैं मैं आपको एक शॉट लेके देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो रखा, नहीं तो निकाल देना। ठीक है, क्या करते हैं, इतना एक्सपीरियंस सिनेमेटोग्राफर है तो उनका इतना तजुर्बा तो कुछ तो करेंगे। वो है फिल्म का कैमरा, ये जो आजकल के कैमरा है वैसे लाइट वेट नहीं, हैवी वेट होता है। फिल्म के कैमरे में दूसरा क्या होता है, अंदर पुली होती है, एनालॉग सिस्टम है उसमें, वो खींचता है ना जब मैगजीन में से फिल्म को एक साइड से दूसरी साइड पे वो रोल होता है, बीच में से घूमता है, मोटर घूमती है, तो उसका वेट है, साथ में वो शेक होता है, इफ इट इज उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो जो व्यक्ति उसको शोल्डर पे लेता है उसको उसका वेट भी उठाना है, वो मोटर की मूवमेंट, वो मैगजीन के अंदर की मूवमेंट, सारी चीजें झेल के उसको शॉट लेना है। This gentleman was 70 plus at that time. He stood on the moving trolley. उसके साथ उन्होंने कैमरा लेके मूवमेंट दी उसकी, और बाद में मैंने जब एडिटिंग में शॉट देखा I was totally shocked. कोई नहीं कह सकता यहाँ क्रेन नहीं है, इतना स्मूथ। ये जो स्ट्रेंथ है वो जो अंदर से फायर होता है ना उसकी है। हम लोगों में वो जज्बा होता है। जैसे अभी बताऊं मैं, आजकल मेरे काफी पुराने दोस्त हैं, उनसे भी ये कोविड को लेकर जो सिचुएशन है उसमें बातचीत होती है। तो जो है समस्या सबको है, उनको मालूम है ये इंडस्ट्री ये साल में नहीं, कुछ नहीं होने वाला है 2020 में, ये बात समझ में आ गई है। लेकिन सब लोग हंसते हैं, people laugh it out, they have problems, lot of problems। लेकिन टेम्परामेंटल जो उनका जो पूरा जो एक वो ढांचा बन जाता है ना, वो ऐसा हो गया कि हंस देते हैं। अभी हम लोग फोन पे बात करते हैं, ऐसे कुछ भी बात करते हैं, तो अभी क्या करते हैं, तो बोलते कमाल करते हैं। कमाल करते हैं मतलब कुछ नहीं करते, घर में बैठे, क्योंकि वो भी बहुत लाइटली लेंगे। तो ये खासियत है, सेम जर्नलिस्ट के अंदर भी मैंने देखा है कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो, हंसते रहो, क्योंकि आपने अपने आप को जो एस्टैब्लिश ढांचा है समाज का उससे अलग करके जीना सीख लिया है, और उनकी सर्वाइवल की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा कि आम आदमी सोच नहीं सकता। जो अभी बात मुझे कही, एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता था। अभी भार्गव सर ने जो पूछा मुझे, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो,
तो टेक्निकली सब कुछ जानते हो, फिल्म विजुअलाइज करते हो, सब कुछ साथ साथ एक सबसे बड़ी अहम चीज जो डायरेक्टर के अंदर होनी चाहिए वो लीडरशिप क्वालिटी। उसको लीड करना है, पैसा किसी का भी लगाओ। फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर में जो सबसे बड़ी डिसिप्लिन है वो ये है, डायरेक्टर इज ऑलवेज राइट एंड इट इज डायरेक्टर हु इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजास्टर। तो उसको बहुत सोच समझ कर, तो कई लोगों का ऐसा होता है डायरेक्टर का बहुत कमांड है लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी इतनी, और उसको सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो सिचुएशंस हैंडल करने की, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें आप हर एक शॉट में, हर एक टेक में जिंदा लोगों के साथ काम करते हो, मशीन के साथ नहीं। मतलब कोई डाई नहीं है जो कुछ बना के निकाल देगी। आपको एक्टर से तो काम करवाना है जब स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन बिहाइंड द कैमरा इतने सारे लोग हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। कुछ सिचुएशन के, चाहे बाढ़ आ गई या और कुछ भी हो गया और कोई दूसरी क्राइसिस आ गई, जैसे भी ये पैंडेमिक का चला है। आज की तारीख में बताऊं, जितनी फिल्में बंद पड़ी है ना, उसमें सबसे ज्यादा फोन किस पे आते होंगे? उस फिल्म के डायरेक्टर कि सर कब चालू कर रहे हो। फोन करने वाला भी जानता है कि क्या होने वाला, बट यही कंधा है जहाँ वो सर रख सकता है। तो अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सबसे बड़ा मैसेज जो ये श्यामराव जी का जो मैंने आपको किस्सा सुना उससे ये है कि हमारी जो फिलॉसफी है शो बिजनेस की, शाश्वत सनातन फिलॉसफी क्या है? द शो मस्ट गो ऑन। शो कभी रुकना नहीं चाहिए। और ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी शूटिंग नहीं रुकी है, और यही लोग हैं जो जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो नहीं रुकते हैं। आज की तारीख में मैं बताऊं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तो फिल्म नहीं बना सकते, सोच तो सकते हैं, कहानियां तो लिख सकते हैं, बैठे बैठे कुछ आइडियाज तो लगा सकते हैं। तो चलो एक वैकेशन मिल गया, तो फील्ड पे नहीं जाना तो लिखना शुरू कर दो। अभी एक और फॉर्मेट है हमारे पास जो वीडियो ब्लॉग का है, बोलना शुरू कर दो। करना ही तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर द शो मस्ट गो ऑन। और ये यहाँ पर जैसे आप वास्तविक इंडस्ट्री में आओगे, लोगों के साथ काम करोगे, तो आपको इतने सारे फिलोसोफर मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो कि फिल्म लाइन में फिलोसॉफी कितनी डीपली पेनिट्रेटेड, क्योंकि अनिश्चितताओं के बीच में जो तैयार होता है, काम करता है, वो कमांडो के बाहर निकलता है। ये रियलिटी है। एनीथिंग एल्स? बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। Bhargav sir? 1 minute. Yeah. No, sir. I think broadly, see what happens is with your kind of filmmaker, the chances are there that you have so many of memories and actual experiences that you've gone through. So I am also from industry, as I said. So what happens is we are more comfortable explaining from experiences and examples rather than going A, B, C, D. Yes, exactly. That's true. So that's what, but I'm glad because today's aspiring filmmakers or these budding guys who are looking forward would not have even visualized your kind of situation. आपने जब क्या किया होगा, and they will keep on hearing कि हमारे ज़माने में. But yes, they have got a very nice glimpse of what has to be done and how they can learn from it and go ahead. So thank you so much. I think broadly you've covered the basics. Yeah. It has been my pleasure. I thank you all faculties also. At the same time, Navratna University also, your administration also, that you are organizing such kind of seminars and you are allowing your students to interact with real professionals. So
It has been my pleasure, and I'm always available for you. Even if needed, I will come to your university also and teach you. If needed some interaction, direct interaction with your students, I'm always there, and I'll be more than happy to do it. The only thing, one line everybody should remember is that the show must go on. Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, My giving pleasure. us, and that is a very good note, that show must go on. And it's not just for filmmakers, it's for everybody. Everybody, everybody, that their show must go on. And and all the other participants in this session will remember that, and all the experiences you have been sharing with us. Thank you very much for this very fruitful session, sir. Thank you. Thank you. And thank you all the participants and students for this coming for this session. If And they we'll want continue. to, Yes, sorry, yes, sir. if anybody wants to communicate with me, if you feel like, you can always refer to me. I'm always there for you. If anybody of you have any kind of questions regarding the industry or anything, you can ask us the question and we'll connect you to Shyam sir. Then you can have the question and interactive session with him. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very much.